मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल की एक बहुत ही अद्भुत कृति, जिसमें तर्क, युक्ति, कहानी और मनोरंजन के साथ साथ कोई संदेश भी दिया जा सके, ऐसी एक अनुपम कृति जो हमारे सामने है। आप कुछ भी कहो। 5 कहानियों पर आपकी चर्चा इस छोटी सी पुस्तक के आधार से हो चुकी है, और कमाल की बात है कि ये सब कहानियाँ इतनी छोटी हैं कि एक सिटिंग में तो आप एटलीस्ट इसे पढ़ सकते हो। हालांकि किताब ही इतनी छोटी है कि एक सिटिंग में एक किताब ही पढ़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 लाइनों की कहानियाँ हैं। चूंकि अपनी इस कक्षा का नाम है आप कुछ भी कहो की कथा साहित्य का वैशिष्ट, ऐसा ही नाम है ना, कथा वैशिष्ट। तो इस रचना, इस कक्षा का उद्देश्य इस रचना से परिचित कराना तो है ही, साथ ही साथ आपके भीतर भी एक कहानीकार पैदा हो सके, कुछ आप भी ऐसा कर सको, उसका कुछ बीजारोपण करवाने का उद्देश्य भी हमारी इस कक्षा का है। और जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो उस वैशिष्ट को आत्मसात भी नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता पिछले दिनों में कहानी साहित्य के वैशिष्ट को लेकर कुछ विशेष बिंदुओं पर बात की है या नहीं। यदि की हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो मैं अपने हिसाब से कुछ और चर्चा इसमें जोड़ना चाहूँगा। आप चाहो तो वो पॉइंट्स नोट कर सकते हो कि जब भी हम किसी कहानी का मूल्यांकन करते हैं तो उनमें कुछ विशेष बातें होना बहुत ज़रूरी है। और कहानी का नाम जब आता है तो किसी भी तरह से कहानी को कहना, चाहे वो नाटकों के माध्यम से हो, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से हो। चूँकि मैं खुद मीडिया फील्ड, संचार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने तो ये सभी पढ़ा है। फिल्म रिव्यू कैसे करते हैं, फिल्म रिव्यू करते समय किन किन एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, सीरियल की स्क्रिप्ट लिखते हैं, टेली सीरियल की, तो उसमें क्या बातें होना चाहिए, कहानियाँ लिखते हैं, विज्ञापन लिखते हैं, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही कहानियाँ लिखने के लिए, कहानियों का मूल्यांकन करने के लिए किन बिंदुओं को हमें गौर करना हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम सबको समझना चाहिए। देखो, हम और आप में से हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी तो होती है, लेकिन क्रिएटिविटी की का जाहिर होने के लिए यदि एक योग्य प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, वो कई बार हमें हमारे माहौल से मिल जाता है, हमारे आसपास के लोगों से मिल जाता है। कई बार हम साइलेंटली ऑब्जर्व कर करके उस प्रतिभा को और अपनी प्रतिभा को, भले हमारे अंदर वो लिखने का कौशल है, लेकिन हम चीज़ों को पढ़कर, उनको ऑब्जर्व कर करके अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम कहानियों का मूल्यांकन कर सकें, और उस पैमाने पर हमको इस कृति को भी देखना है। आप कुछ भी कहो, तो उसमें सबसे पहला है, मैंने जो कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, वो है पहला, स्पष्ट उद्देश्य। जब भी आप कोई कहानी लिखने जाते हो या उस कहानी का मूल्यांकन करते हैं, तो उस कहानी का स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस क्या है। और ये पर्पस के बगैर तो हम जीवन में कोई भी काम करेंगे ना, तो वो समझ लो कि बिना किसी अर्थ का निरर्थक माना जाएगा।
आप कहानी लिखने बैठे, जब तक आप उसके पर्पस के ऊपर स्पष्ट नहीं रहेंगे, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो अल्टीमेटली इस कहानी के माध्यम से। जैसे कि देखो, एक ही कहानी के कई एंगल हो सकते हैं। राम और सीता का वियोग एक छोटा सा प्रसंग है, अभी छोटे दादा ने उस पर पश्चाताप लिखा, उन्होंने एक अलग एंगल निकाला। इससे पहले भी आपने इसके ऊपर बहुत सारा, राम सीता के वियोग के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन अब एक कहानी से आप क्या एंगल निकाल रहे हो, दृष्टिकोण क्या है, ये दृष्टिकोण भी आपके उस उद्देश्य पर निर्भर करता है। और यदि आप उस उद्देश्य में स्पष्ट हैं तो आपके लिए उस कहानी के माध्यम से किस एंगल को आगे बढ़ाना है ये आसानी हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है, जिस कथानक को आप कह रहे इंटरटेनिंग है ना, क्योंकि नाम उसका कहानी है ना, मनोरंजन के पेड़े में रखकर संदेश की गोली देना है। संदेश मतलब हमारा जो एक मैसेज है। अब वो मैसेज सामने वाला तब पचा पाएगा, कई बार लोग कहते हैं मेरा लिखने का उद्देश्य तो बहुत अच्छा था लेकिन लोग बागों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो भाई एक्सेप्ट नहीं किया उसका कारण क्या है, जिस कलेवर में तुमने उसे प्रस्तुत किया है वो कलेवर लोगों को पसंद नहीं आया है। तो जैसे आप उसे लिखने जा रहे हो उस चीज में रोचकता बने रहना बहुत जरूरी। और आप जितने भी कहानीकार प्रसिद्ध हुए हैं, हमारे धार्मिक क्षेत्र के ना हो चाहे वो लौकिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के भी क्यों ना हो, आप देखोगे कि उन्हें पढ़ने में कम मजा आता है, वो रोचक जितना होगा। फिल्में भी जब देखते हैं ना, कई फिल्में ऐसी आती हैं बहुत अच्छा संदेश लेकर आती हैं लेकिन फ्लॉप हो जाती हैं, क्यों? रोचकता का अभाव। अब आपने एक फॉर्मेट चुना, देखो दो चीजें होती हैं सबसे जरूरी, कंटेंट एंड फॉर्मेट। हर एक कंटेंट को आप किसी फॉर्मेट में कह सकते हो। कंटेंट कहते हैं उसकी विषय वस्तु को, और फॉर्मेट मतलब वो विषय वस्तु आप जिस, समझ लीजिए कि क्या मैं बोला ना, पेड़े में रखकर दे रहे हो, वो दवाई को किस पेड़े में रखकर दे रहे हो, दोनों चीजों की अपनी भूमिका है। यदि कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए फॉर्मेट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो समझ लो बेकार है। आप देखते होगे कई फिल्में बनती हैं अच्छे कंटेंट के साथ लेकिन उनका फॉर्मेट भी अच्छा होता है, और कई सेम फॉर्मेट पर गलत कंटेंट प्रस्तुत करके चली जाती हैं, अधिकांश तो ऐसी ही होती हैं। तो कंटेंट में भी आप आते जाया करें, है ना। अभी लेट आ रहे हैं तो आप आते जाओ, अब क्या कर सकता हूं मैं, पूछो मत, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाता है ना। आते जाओ। मेरी कक्षा में, मैं जब आज से 12 साल पहले कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ से भी लोगों को स्वतंत्रता होती थी, चुपचाप उठकर बाहर जा सकते हैं बीच में कभी भी, और जब भी आ रहे हैं ना तो आके बस शांति से बैठ जाएं। लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, है ना। बाकी जिस कक्षा का जो नियम हो आप उस नियमावली का पालन करें। यहाँ आपके लिए 45 मिनट के लिए एक इंडिपेंडेंस है, बीच में आप उठ के जा सकते हो चुपचाप, और जब मर्जी हो तब आराम से आकर बैठ सकते हो, है ना। क्योंकि आपके अंदर स्वयं दायित्व बोध होना चाहिए। किसी को मैं ज़बरदस्ती बांध कर पकड़ कर पढ़ाऊँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। हाँ, तो जब इंडिपेंडेंस की अपन बात कर रहे हैं ना, उस इंडिपेंडेंस में एक और शब्द आता है, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। कई लोग छोटे दादा की इस आप कुछ भी कहो कहानियों पर या पश्चाताप पर अथवा भरत के अंतर्द्वंद पर एक आरोप लगाते हैं कि इसमें मूल कथानक को मोड़ दिया है। मूल कथानक तो ऐसा नहीं है। तो एक इतना सुंदर शब्द है, इस शब्द के दायरे में आप प्रस्तुतिकरण अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। दूसरा, रोचकता बरकरार रहना चाहिए, और ये दो चीजें ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, रोचक हो और उद्देश्य स्पष्ट हो। और इसके लिए, इन दो चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। हिंदी में इसे बोलेंगे रचनात्मक स्वतंत्रता। आप लोग कई बार देखते होगे किसी डायरेक्टर ने गांधी जी के ऊपर फिल्म बनाई तो वो बोलता है गांधी जी का जीवन ऐसा तो नहीं था, ये वाली घटना तो हमने कभी नहीं सुनी है, लेकिन आपने ये कैसे कर लिया। तो मालूम वो क्या बोलता है, भाई इतना तो रचनात्मक मेरे अंदर स्वतंत्रता रहेगी क्या नहीं, यदि मैं हूबहू उन्हीं घटनाओं को एकदम क्या कहते हैं फ्लैट प्रेजेंट कर दूंगा
तो फिर लोगों के अंदर रोचकता ही नहीं बन पाएगी। अभी आपने देखा होगा कुछ बायोग्राफिकल फिल्में बनती हैं तो उसमें ऐसा किया जाता है कि नहीं। इसमें ये कहानी है परिवर्तन, किसके ऊपर लिखी गई है? ये गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के जीवन पर। और ये कहानी का जो बेस, जो शुरुआत होती है, वो मालूम किस बात से होती है? ये होती है अपने आप से ही बात करने को लेकर। अच्छा, अब कोई ये कहे कि छोटे दादा को कैसे मालूम कि उनके भीतर ही भीतर उनका क्या बातचीत चल रही है, उनके अंदर में अंतर्द्वंद क्या चल रहा है, ये दादा को कैसे पता हो सकता है, लेखक को कैसे पता होगा? उन्हें तो ये पता चल सकता है जो उन्होंने बाहर में देखा। लेकिन यहाँ तो जो चीजें लिखी हैं, ऐसा लग रहा है मन में ही जो उथल पुथल चल रही है ना गुरुदेव के, उसको अंदर बैठ के और ऐसे दादा देख रहे हैं उथल पुथल को, और उस पूरी की पूरी उथल पुथल का यहाँ पर चित्रांकन कर दिया। अब ऐसे मना पर्याय ज्ञानी तो थे नहीं कि वो उथल पुथल स्पष्ट दिख जाती हो, तो फिर ये कैसे लिख दिया? अभी कोई इसको सत्य के पैमाने पर हूबहू तौलने चला जाए तो कहेंगे ये पक्की बात है क्या? जिस सुबह उन्होंने परिवर्तन किया उस सुबह क्या वो ऐसे ही सोच रहे थे? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि उनका चिंतन ये चल रहा हो जो यहाँ पर लिखा हुआ हो। लेकिन आप दो चीजें इसमें देखोगे। पहला क्या है? पर्पस, उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। दूसरा क्या है? रोचकता बनी हुई है उससे। और आगे मैं कुछ पॉइंट और बताने वाला हूं, पहले मैं वो पॉइंट पूरे कर दूं, फिर मैं इस कहानी के संदर्भ में इन पॉइंट्स का, आप ऐसा किसी भी कहानी के को लेकर कर सकते हो मूल्यांकन। तीसरा होता है जो पात्र हो वो जीवंत हो। जीवंत पात्र का मतलब ये है कि जिस तरह के वो संवाद कर रहे हैं, जैसे वो स्वभाव की, जैसा उनका नेचर है, स्वभाव है, उनकी क्रियाएं बहुत हमको रियलिस्टिक लगना चाहिए, वास्तविक हों, प्रभावशाली हों। जो भी बात वहां पर की जा रही है, जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन की, जो हीरो है, कथानक का जो नायक है, उस नायक की क्रियाएं, उसका व्यवहार इतना जीवंत हो कि हम उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएं। और आप देखोगे कि यद्यपि गुरुदेव का जीवन बहुत अलग है, अलग परिस्थिति है उनके पास में, लेकिन कुछ इसी तरह की हूबहू मिलती जुलती परिस्थितियों का हम अपने जीवन में सामना करते हैं, है ना। ये इसका नाम क्या है आपका? दिव्यम। दिव्यम, तुम मेरे पास आए थे ना वरिष्ठ में एक बार बात करने के लिए, है ना, तुम ही आए थे ना। हाँ, तुम्हारा मन नहीं लग रहा था कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, और मुझे खुशी हुई कि तुम रुक गए यहाँ पे ना, ये देख के। तो इसके मन में भी उथल पुथल चल रही थी। अब देखो, गुरुदेव के मन की उथल पुथल अलग हो सकती है, लेकिन इसके मन की जो उथल पुथल है, ये उस तरह के द्वंद्व को और किसी अन्य व्यक्ति के द्वंद्व से अपने आप को रिलेट कर सकता है। हालांकि परिस्थितियां एकदम अलग अलग हैं, और एक व्यक्ति की परिस्थिति दूसरे से कभी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सबके औदैहिक भाव अलग अलग होते हैं। आप अपने औदैहिक भाव के अनुसार सोचते हो। आप यदि मेरे को किसी से कंपेयर करना चाहोगे तो मेरा औदैहिक भाव इस विश्व में किसी से नहीं मिलेगा। मेरे बोलने का अंदाज, मेरे कहने का अंदाज, जो कुछ भी है, कोई गुस्सैल स्वभाव का है तो ये उसका नेचर है, समझ लो, उसकी अपनी पर्याय का स्वभाव है, औदैहिक भाव है। कोई हंसमुख प्रवृत्ति का है तो है। आप अपनी क्लास में देखते होगे, कोई चुटकुला भी सुनाता होगा तो रोते रोते सुनाता होगा, है ना। तो अभी क्या करे, वो है ही ऐसा। आप उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज ला नहीं सकते हो। ऐसे उसका जो बाहरी चित्रण अलग है ना, ऐसे ही उसका बैकग्राउंड, उसकी आंतरिक परिस्थितियां, उसके भीतर के द्वंद्व भी अलग अलग हैं। लेकिन कॉमन क्या है? हाँ, एक आंतरिक उथल पुथल से वो गुजर रहा है, ऐसी आंतरिक उथल पुथल से हम भी गुजर रहे हैं। ठीक ऐसी बात है जैसे धर्म को चुनने के संबंध में, धर्म को ग्रहण करने के लिए, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के संबंध में। देखो, ये कहानी इतने बढ़िया वाक्य से शुरू होती है। जरा पहला वाला सेंटेंस निकालिए, थोड़ा और ऊपर करिए इसको, और ऊपर करो इसको। नहीं, ऊपर मतलब, हाँ हाँ, ये बस अब बस ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो यहाँ देख सकते हो। पशु की अपेक्षा यदि इस मनुष्य को कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं तो असुविधाएं भी कम नहीं है। यदि पशु को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की सुविधा है तो साथ ही वह परंपराओं की गुलामी से भी मुक्त है। पर इस सव्य कहलाने वाले मानव जगत को यदि उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती है तो साथ में परंपरागत रूढ़ियों की गुलामी भी विरासत में प्राप्त होती है।
जब आप ये वाक्य पढ़ोगे, इसके पूरे जीस्ट को आप तब तक नहीं समझोगे जब ये कहानी को आप आगे नहीं बढ़ते जाओगे। ये समझ लो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर के जो 4-5 लाइनें हैं, ये 4-5 लाइनें इस कथानक का बेस है, आधार। अब इस आधार को समझने के लिए आप आगे आगे बढ़ते जाते हो तो ऊपर की गहरी बात, गहरा संदेश आपको स्पष्ट होता चला जाता है, उसके बारे में आपकी समझ क्लियर होती जाती है। अब क्या बात चल रही है यहां पर? सब जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण संघर्ष यदि कोई करता है, जो द्वंद्व हमारे और आपके भी जो द्वंद्व चलते हैं ना, वो किस बात के चलते हैं? हम अपने पूर्वाग्रहों से लड़ते रहते हैं, और जब हम अपने पूर्वाग्रहों से लड़ते हैं तो हमारे पूर्वाग्रहों के विरुद्ध सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन मूल में हम किससे लड़ते हैं? पूर्वाग्रह। ये खींचतान जिंदगी भर चलती है। और हमें हमारे पूर्वाग्रह कहां से मिलते हैं? परंपराओं से। जिस समाज में हम पैदा हुए, जिन लोगों के बीच में पैदा हुए, आप लोग भी जब यहां से जाओगे, इस साल के विदाई समारोह का तो मैं भी साक्षी था। 2 ही विदाई समारोह मैंने देखे, मतलब बहुत गहराई से। एक तो खुद अपना, और एक इस बार जो हुआ था, है ना। वैसे भी हम 5 साल देखते रहते थे, लेकिन उसके जीस्ट को समझ पाना आसान नहीं था। जब हम उस हालात से खुद गुजरते हैं तब शायद उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तब आप अपनी अपनी कहानियां सुनाओगे। कमाल की बात होगी, एक की कहानी दूसरे से नहीं मिलेगी, लेकिन सब बताओगे कि किन संघर्षों के बीच में वो स्मारक तक पहुंचा, और दूसरा किन संघर्षों के बीच में वो स्मारक में टिका रहा। लेकिन उसमें जो एक चीज कॉमन है ना, हर व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद को बता रहा है। ये सबका कॉमन है। परिस्थितियां अलग हैं। किसी के पापा तैयार नहीं थे तो किसी की मम्मी तैयार नहीं थी, किसी के मम्मी पापा तैयार थे तो दादा तैयार नहीं थे, किसी के दादा तैयार थे तो उसका समाज तैयार नहीं था, जिस समाज में वो जन्मा, जहां वो रहा। अब आप लोगों ने क्या किया? आप जब यहां से घर जाते हो सकता है आप में से कोई ऐसे समाज से आता हो जहां आपका एक्सेप्टेंस नहीं हो, टोडरमल स्मारक का एक्सेप्टेंस नहीं हो। अब क्या करते हो कि आप बड़े द्वंद्व के साथ रहते हो, उन लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ उनके जैसी बातें भी करने लगते हो, लेकिन अंदर ही अंदर में आपके अंदर एक टकराव चलता रहता है। अब भीतर के अंतर्द्वंद में हमारा मूल टकराव किस चीज से चल रहा है? हमारे अपने पूर्वाग्रहों से। अब जब आप गुरुदेव के जीवन के इस पूर्वाग्रह, जो उन्होंने पूरे जीवन में रहा 45 वर्ष तक, और जब उन्होंने उस पूर्वाग्रह के विरुद्ध जाकर कोई काम किया तो उस समय उनका अंतर्द्वंद कैसा चल रहा था। और ये द्वंद्व बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ना। हम लोगों के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में या कोई भी नया काम करने में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई चीज बनती है तो वो होता है अपना स्वयं का द्वंद्व। और आप देखेंगे कि कई जगह पर हमारे कवियों ने इस द्वंद्व शब्द का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। एक आध जगह याद आती है आपको? हाँ बोलो। तोरी सकल दंद फंद नित आत्म ध्याओ। मतलब आत्म के ध्यान करने में भी कौन बाधा बन रहा है? द्वंद्व। एक आध जगह और याद आती है? हाँ, क्या है उसमें लाइन आती है, बताओ। तुमको बिन जाने, उसमें नहीं है भीतर, ये सकल के गायक वाली में आती है शायद, है ना। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, है ना। और फिर पशु नारक नर सुर गति मंझार भव धर धर मर्यो अनंत बार। और फिर आगे, अब काल लब्धि बल तें दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल और मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। देखो भगवान की महिमा किस बात से कर रहे हैं? द्वंद्व टूट जाने से। हम लोग किसी और से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपने पूर्वाग्रहों से लड़ रहे हैं, हम अपने अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। और ये अंतर्द्वंद आप सबके बीच में है, थ्रू आउट द लाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक हैं, यहाँ पढ़ते हुए भी हैं, यहाँ से निकलने के बाद भी हैं। ज्ञान में जितनी स्पष्टता आती जाती है, विश्वास श्रद्धा जितना निर्मल होती जाती है, विश्वास निर्मल होता जाता है, जिसे हम श्रद्धा को निर्मल होना कहते हैं, तत्व ज्ञान का निर्मल होना कहते हैं, हमारे द्वंद्व वैसे वैसे कम हो जाते हैं। और जब द्वंद्व पूरी तरह से चले गए, मतलब बिल्कुल श्रद्धा स्पष्ट हो गई। अब जब श्रद्धा स्पष्ट होती है, श्रद्धा में निर्मलता आती है, जब द्वंद्व चले जाते हैं तो उससे पहले भी जब आप इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हो, लगता होगा छोटी सी चीज। यहां पर बात आई है, यदि आप में से किसी ने ये कहानी पढ़ ली हो तो
पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी? हाथ खड़े करना। 5 लाइन 5 पेजों की कहानी है बस, है ना? एटलीस्ट इतना तो कर ही लिया करो, है ना? ये तो पढ़ना ही है। 5-6 पेजों की कहानी है। मैंने मालूम कब पढ़ा था ये, आप कुछ भी कहो, जब इस मार्ग में पढ़ता था, और उसके बाद आज पढ़ के आ रहा हूँ है ना? आज पढ़ा ऐसे तो पुरानी कुछ चीजें और याद आई, और तब जो कुछ समझ में नहीं आया था वो बहुत कुछ अब समझ में आया। क्यों? क्योंकि हम एक दौर के साथ, एक वक्त के साथ हम अपने अंदर एक परिपक्वता महसूस करते हैं, हमारे विचारों में हमारी उधेड़ बुन थोड़ी कम होती है, तो चीजें और क्रिस्टल क्लियर होती चली जाती हैं। तो आप ये देखोगे कि चर्चा तो हो रही है एक व्यक्ति विशेष के एक खास प्रसंग की, प्रसंग छोटा सा है। जब आप कोई कहानी लिखोगे आपके दिमाग में प्रसंग तय होना चाहिए, मैं मात्र इतने से प्रसंग को लूंगा, इस पर्सन के, इस व्यक्ति की लाइफ के इस छोटे से प्रसंग को। यहां पर वो छोटा सा प्रसंग क्या है? क्या प्रसंग? सिर्फ वो दिन जब गुरुदेव श्री, मतलब समझ लो उसकी पूर्व की रात्रि या उसके एक आध दिन पहले का समय, जब गुरुदेव मुखपट्टी का त्याग करने जा रहे हैं, और इस बीच में जो लोग उनको समझाने आते हैं और वो उनकी स्वयं के बीच में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, इतनी सी बात है। और इतने से मैं उनके पूरे जीवन की मान्यता का चित्र खींच दिया। अब आपको पता चलेगा, उनके जीवन का मूल पुरुषार्थ बता दिया। 45 वर्ष तक जो हुआ वो यकीनन एक पुरुषार्थ था, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या था? अपना घर छोड़ देना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, पैसा छोड़ देना, बाबा बन जाना, है ना, ये सब पुरुषार्थ नहीं है। अपना पूर्वाग्रह छोड़ देना ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं स्वयं अनेक ऐसे लोगों को जानता हूं, और आप भी जानते होंगे, जो समय सार तो बहुत पढ़ रहे हैं 20 साल से, लेकिन अपनी अपनी मान्यता में जहां वो रह रहे हैं ना, वहां से वो बाहर नहीं निकल पाते। अब देखो कितने बड़े मैसेज के साथ ये पूरी चर्चा शुरू करते हैं कि हाँ, हमें उत्तराधिकार में कुछ सुविधाएं मिली, लेकिन कुछ बाधाएं भी मिली हैं। और वो बाधाएं क्या हैं? परिवार के कुछ आग्रह, समाज के कुछ आग्रह, जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस परिवार में हम पैदा हुए, और जब आप उसके विरुद्ध जाकर खड़े होते हो ना, तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं? हवाला क्या देते हैं? जिस बाप ने तुझे सब कुछ दिया, अब तू उस बाप से ही अलग चला जाएगा। जिस समाज ने तेरे को इतनी कद्र दी, इज्जत दी, तेरे रिश्ता करवाया, शादी करवाई, विवाह करवाए, मतलब कोई शादीशुदा आदमी हो तो अभी बाद में क्या करोगे? तुमने वही समाज को छोड़ दी। तुम्हारे इतने सारे फूफा, जीजा, काका, मामा, ताऊ, ताई, ये सब हैं, तुमने उन सब लोगों को छोड़ दिया। ऐसे कैसे कर सकते हो? सब सवाल ये खड़े करते हैं। व्यक्ति पर्सनल अटैक यहीं से तो होते हैं, और गुरुदेव पर वो जो अटैक हुए वो इसमें देखो, आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं देखो, बड़ी बड़ी बातों से जीवन नहीं चलता है, पेट में रोटी जाएगी ना तब जीवन चलता है। एक कवि ने ऐसा लिखा कि शब्द ही ब्रह्म है, ये झूठी बात है, वास्तव में अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि जब पेट में अन्न पड़ा हो तो शब्द निकलते हैं इसलिए ब्रह्म कौन है? लोग कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है, शब्द सुनोगे तो सब समझ में आएगा, सब ज्ञान में जाएगा, लेकिन वास्तविक ब्रह्म कौन है? अन्न ब्रह्म है। 4-6 दिन भूखे रह के बताओ तो पता चलेगा। तो ऐसी ही बात यहाँ पे गुरुदेव के सामने भी आई। अभी लोग, क्या होता है, बनारसी दास जी का एक पद है, उसमें एक लाइन आती है, जहां को जो वासी सोई तहां की तय बात करे क्या कहते हैं? जो जहां का वासी, मतलब जो जिस परिक्षेत्र में रहता है, जो जीवन जी रहा होता है, जैसी मान्यता के साथ जी रहा होता है, वो बात क्या करेगा? वही बात करेगा। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप जिस मान्यता को निर्णय पूर्वक स्वीकार कर रहे हो, आप उसमें कितने दृढ़ हो। अभी आपको मिलने वाले हैं, आपकी बीच में से ही कुछ लोग 5 साल पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें क्या दिखाई देने लगेगा? पैसा 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 पैसा, है ना? और हो सकता है कि जब 4 लोगों के बीच में बात करें तो उसी पैसे से ऊपर उठने की बात की जाए, लेकिन दिमाग में क्या घूमने लगेगा? वही पैसा घूमने लगेगा। अब क्या करोगे आप? ये कैसे हुआ? आपका वो डायरेक्शन कहां जा रहा है, किस दिशा में आप जा रहे हो, किन की संगति कर रहे हो? संगति भी उनकी करेंगे जो हमारी उस मान्यता को पुष्ट करता हो। इसलिए यदि हमारे जीवन में द्वंद्व बना हुआ है ना, उसका मूल कारण यह है कि हमारे स्वयं के ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, हम स्वयं खुद उसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो कितनी विडंबनापूर्ण बात रहती है, लोग 5 साल यहां पर पढ़ जाते हैं, अब 5 साल वो पढ़ भी रहे हैं, चलो ठीक है, तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो, यदि कोई ये सोच के चलता है
कि मुझे तो ये सब करना है नहीं है, मुझे तो कोई पंडिताई करना नहीं है, मुझे तो कोई जैन दर्शन में आचार्य नहीं करना है, मुझे ना बीएड करना है, मुझे तो जाके भैया पैसा कमाना है, जो भी करना है कर लेना तुम बाद में, लेकिन अभी 5 साल तो यहाँ हो, अभी तो उस द्वंद्व को निकाल दो ना। भविष्य में कुछ करना है तुम्हें, उस चक्कर में तुम आज इसमें शिथिल पड़ जाओगे, तो ये कौन सी समझदारी है। अभी एक काम करो, जो जो काम हम बेमन से कर रहे हैं, समय तो जा ही रहा है, समय तो स्पेंड हो ही गया है ना 5 साल का, तो एक काम करो ना, इसी काम को मन से कर लो, ठीक है, इसके बाद ऐसा करना जिसे छोड़ देना। लेकिन आप ये पाओगे कि जब आप इसे मन से कर लोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। ये होगा ऐसा, क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी, और जब ये ज्ञान में निर्मलता आती है तो द्वंद्व कम होता चला जाता है। आप जब इस कहानी को पढ़ते हो तो आप इस चीज से रिलेट कर पाते हो, मतलब आप क्या कहें, कल्पनातीत विषय है। मुझे तो पिछले 100-150 सालों के बीच में इस तरह के पुरुषार्थ का कोई बड़ा व्यापक उदाहरण मिलता नहीं है, और ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, इस कहानी का नंबर क्या है, आपने देखा है? इसके आगे कितनी कहानियां हैं और इसके पहले कितनी है? देखो कितना अच्छा नंबर है। मध्य दीपक है ये कहानी। ये अपने अंतर द्वंद्व के विरुद्ध जो वर्तमान समय के, देखो इसके आगे की कुछ कहानियां बिल्कुल काल्पनिक हैं, मतलब एक दृष्टांत टाइप की। हमने एक काल्पनिक पात्र लिया, लेकिन उन काल्पनिक पात्रों के बीच में भी जो घटनाएं रची वो हमारे और आपसे थोड़ी सी रिलेट करती हैं। इसके पहले कुछ का आख्यान, कुछ कहानियां वो कैसी हैं, वो पौराणिक हैं, और कुछ हमारे बीच की ही हैं, तो वो उसे हम कह सकते हैं वो सामाजिक हैं। लेकिन इन पौराणिक और काल्पनिक कहानियों के बीच में ये परिवर्तन नाम की कहानी है। देखो कमाल की बात, ये कहानी अपने अंतर्द्वंद के विरुद्ध है, लेकिन इससे पहले वाली कहानियों में भी आप देखोगे पात्रों को, तो वहां पर भी आप क्या पाओगे, वो भी सब अपने अंतर्द्वंद से कैसे बाहर निकलते हैं, चाहे वो अभागा भरत हो, चाहे वो उच्छिष्ट भोजी हो, है ना, और कौन कौन सी थी, हाँ, जागृत विवेक हो। इन सब कहानियों में भी क्या देख रहे हो आप, सभी लोग तो अपने उस अंतर्द्वंद से ही बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं। और उसका हमारे सामने देखो, हमने राम को नहीं देखा, हमने भरत को नहीं देखा, हमने और भी जो दूसरे पौराणिक पात्र हैं उनको नहीं देखा, देखा तो हमने गुरुदेव को भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो हमारे आसपास के 30, 40, 45 वर्ष के हैं ना, तो हमें थोड़े से लगता है देखे देखे से लगते हैं, और कहीं नहीं तो कम से कम वीडियो पे तो देख ही लेते हैं, उनकी वाणी तो सुनी लेते हैं। तो ये एक पर्सन ऐसे हैं, या कहें कि इस कहानी के नायक जो गुरुदेव हैं, कांजी स्वामी हैं, वो एकमात्र नायक इस पूरी पुस्तक में ऐसे हैं जो हमें वाकई में सीधे रिलेट करते हैं, जो देखे देखे से लगते हैं। लेकिन उनके जीवन में भी कौन सी चीज देखने को मिल रही है, वो स्वयं अपने अंतर्द्वंद से कैसे जूझ रहे हैं। अब यहाँ का पूरे संवाद, यहाँ की पूरे घटनाक्रम को छोटे दादा अपने शब्दों में बयान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है जो लोग उनके बीच में आए होंगे बात करने के लिए, उन्होंने उसी लहजे में प्रश्न किए होंगे जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसी क्रम में प्रश्न किए हों जैसे यहाँ पर लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जो चीजें लिखी, जो गुरुदेव के प्रवचनों में कुछ बातें आती थी, उन सबको आधार लगाकर मिलाकर, जैसा टोडरमल जी लिखते हैं ना प्रथमानुयोग की कथन शैली वगैरह में, तो वहाँ उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने अपने शब्दों में कही, लेकिन बात यही कही कि उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, वहां पर संदेश स्पष्ट होता है, कहीं राग का पोषण नहीं होता, लेकिन बस एक चीज रहती है, कौन सी, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, रचनात्मक स्वतंत्रता। और ये तो आप सबके लिए भी है, आप भी राम के ऊपर लिखो, आप भी गुरुदेव के ऊपर कोई बात लिखो, कोई कहानी लिखो, आप अपने एंगल से उस चीज को आगे बढ़ाओ, लेकिन उसमें दो चीजें होना चाहिए क्लियर। कौन कौन सी? पर्पस, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, और दूसरा रोचक होना चाहिए। अब तुम बड़ी बोरिंग सी, बोझिल सी, उबाऊ सी लिख के आ गए, उसमें शाब्दिक चमत्कार ना हो, शब्द लालित्य ना हो, है ना, तो फिर सुनने वाले को, पढ़ने वाले को भला क्यों मजा आएगा। तो उसका रचनात्मक स्वतंत्रता का यदि सहारा ले भी रहे हो, तो सबसे जरूरी यदि कोई है, दुनिया में कोई भी रचना यदि की जाती है, तो उसे उसके पाठक तक अथवा दर्शक तक पहुंचाना, ये एक बड़ा मोटो होता है कि नहीं। क्योंकि मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, तो मैं किस लिए लिख रहा हूं, मैं कहानी लिख रहा हूं तो किस लिए, कोई ये नहीं कह सकता मैं अपने ही पढ़ने के लिए लिख रहा हूं,
उसका उद्देश्य रहता है कि हाँ कोई ना कोई तो पढ़े। फर्क इस बात से नहीं पड़ता 2 लोग पढ़ेंगे कि 20 लोग पढ़ेंगे, लेकिन यदि 2 लोग पढ़ भी रहे हैं तो उन्हें वो जो मैसेज है वो स्पष्ट समझ में आना चाहिए, वो उससे बंधा हुआ होना चाहिए, वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और ये हर तरह के लेखन के लिए जरूरी है। इसलिए पहले आप अपने लिखे हुए पे खुद मुग्ध हो पा रहे हो कि नहीं, पहले ये देख लो। यदि तुम्हें तुम्हारा पढ़ा हुआ ही अच्छा नहीं लग रहा, वो लिखा हुआ ही अच्छा नहीं लग रहा, तो इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ये लिखा हुआ दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो पहले अपने लिखे हुए पे खुद मुग्ध हो ईमानदारी से। जैसे हम किसी अन्य के लिखे हुए का मूल्यांकन करते हैं ना, ऐसे ही हम अपने लिखे हुए का भी मूल्यांकन करें कि मैंने जो लिखा है कि वाकई ये पढ़ने में मुझे खुद को मजा आ रहा है कि नहीं। और ये लिखने की आदत डालो। रोज आप 1 पेज 2 पेज, जरूरी नहीं है कहानी के रूप में, आपको जो विधा जचती हो, आपको निबंध रूप में, कविताओं के रूप में। क्योंकि मैं तो क्या बताऊं, हम लोगों का तो जीवन अब यही है। मुझे तो अपने जीवन में ही लगता है मेरी तो रोजी रोटी भी लिखने और बोलने से चलती है ना। और कुछ है नहीं है। हिंदी ही मेरे लिए सब कुछ। मेरे बच्चों को जो खाना पीना कपड़े लत्ते भी आते हैं वो किससे आते हैं, लिखने से ही आते हैं बस। क्योंकि मैं लिख ही रहा हूँ, मेरा मेरा काम ही एक ही है। तो क्या करें, वो क्षेत्र ही ऐसा बन गया आगे चलकर, और लगा कि शायद जीवन में हम यही क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अब हम भी यहाँ पर क्या है कि शब्द वैज्ञानिक बन रहे हैं। हम अपने आप को दार्शनिक कह सकते हैं, लेकिन दार्शनिक होना क्या होता है, वो थोड़ी सी इंटरनल चीज हो जाती है दार्शनिक होना। लेकिन शब्द वैज्ञानिक, क्योंकि शब्द जो दिखते हैं, जैसे लोग इस भूमंडल पर इमारतें बनाते हैं ना और इमारतें गिराते हैं, जैसे काम वो कर रहा है, जैसे कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई रेल बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, ऐसे ही हम सब भी वैज्ञानिक हैं। हम अपने अपने शब्दों के वैज्ञानिक हैं, और हम अपने लिखे हुए से बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब शब्द को जो ब्रह्म कहा जाता है ना, वो इसीलिए तो कहा जाता है एक सृष्टि की रचना है। अभी मैं आपकी सृष्टि खराब कर सकता हूं यहीं बैठे बैठे, आज का दिन खराब कर सकता हूं। यदि मैं इसी क्लास में एक आदमी को जलील कर दूं खड़ा करके, क्या बदतमीजी से सुनते हो तुम लोग, तुम्हें सुनना तक नहीं आता है। अभी मैं कॉमन बोल रहा हूं तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा करूं और कहूं कि क्या नालायक लड़का है, इस जैसा तो नालायक आदमी मैंने देखा नहीं, उसकी सृष्टि बिगड़ गई पूरी इन शब्दों से। तो आपका दायित्व, आपको क्या लगता है, आप एक रचना जब सृजित करते हैं तो वो छोटा मोटा काम है। अब आप देखो, दादा के जाने के बाद भी एक व्यक्ति विशेष के पूरे जीवन की विचारधारा को रेखांकित करने वाली कहानी है ये परिवर्तन। अब आप 5 पेज आप पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अंतर के किस ऊहापोह से गुरुदेव श्री कांजी स्वामी गुजरे थे। अब एक बहुत बड़ी बाधा, जो बोल्ड लाइन में यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं ना, वो सब आप देखोगे ना, वो सब बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। जैसे व्यक्ति की एक बहुत बड़ी बाधा है, अपने फॉलोअर्स से बाहर नहीं आ पाता। फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स आज की दिक्कत नहीं है ना, कि रील बना बना के अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, शॉर्ट्स डाल डाल के फॉलोअर्स बढ़ाना, ये आज की दिक्कत नहीं है, ये हमेशा से रही है। अब ये सोचो, परिवर्तन करने में फॉलोअर्स कितनी बड़ी बाधा बन सकते हैं। कोई ये सोचने लगे ठीक है मैं ये मुख पट्टी को छोड़ तो दूंगा, लेकिन अभी ये लाखों फॉलोअर्स, लगभग समझ लो क्या बोलते थे उनको, काठियावाड़ का कोहिनूर ये कहते थे। अब एक छत्र राज्य चलता था उस पूरे एरिया में, काठियावाड़ में एक छत्र राज्य। किस मामले में, धर्म के मामले, और स्थानकवासी संप्रदाय का बाहुल्य, जहां पर कल्पना ने, उस समय समझ लो दिगंबर क्षेत्रों में समय सार प्रचलित नहीं था। अब जहां पर दिगंबरों की कोई सत्ता ही ना हो, वहां पर आप समय सार की बात करने लगो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जिसकी होनहार बदलना हो तो ऐसे बदल जाता है। तो आप अपनी परिस्थितियों के बीच में, अपने फॉलोअर्स के बीच में जब इतना बड़ा परिवर्तन करने जाते हो, तब देखो क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है। और वो यहां पर एक लाइन में लिखा, 37 नंबर का पेज निकालिए, सबसे ऊपर वाली लाइन 37। अपना जागृत विवेक बनाए रखो भाई। हाँ, सबसे पहली लाइन, अरे 37 नंबर का पेज, 36 था पहले। क्या कुछ लोगों के पास पीछे पुस्तक नहीं है ना, तो सब देख लें कम से कम, है ना। उसके, हाँ,
उसके पहले और नी और करो और हाँ, एक लाइन और ऊपर आओ, मतलब और हाँ यहाँ से पढ़ दें। देखो, झुंड के साथ परिवर्तन की कल्पना में इतने दिन व्यर्थ ही गवा दिए। अब पहले लगता था 10 20 25 लोग और बदल जाएं तो हम साथ साथ बदल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है ना कि 10 20 लोग किसी रास्ते पे जा रहे हों, वहां चलना बहुत आसान रहता है। अब जहां कोई नहीं जा रहा हो वहां इतना मुश्किल काम है। ये चुनौती हर कोई नहीं कर पाता, बहुत पाषाणी हृदय चाहिए है। सारे के सारे लोग फिल्म जा रहे हो, पूरी क्लास ने डिसाइड कर लिया, और एक लड़का कहे कि नहीं मुझे तो क्लास में रहना है, तो बाकी बच्चे फिल्म से लौट के उसकी हालत खराब करने वाले हैं। नहीं करता, अपने में अकेला चलता है। देखो आगे, देखो ये मुद्दे की बात है। आज के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले युग में सबसे मुद्दे की बात है। हम लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बनाते समय ना सबसे ऊपर ये लिख देना चाहिए। ये टैगलाइन लिखो सबसे पहले, अनुयायी कभी साथ नहीं देते, उनका काम तो अनुसरण करना है। वे दूसरों के चैनलों पर और वीडियो पे भी वैसे ही चटका लगा रहे हैं जैसे तुम्हारे पे लगा रहे हैं। और आजकल तो ये यूट्यूब पे प्रवचन सुनने वाले लोग रहते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वो 1 घंटे के प्रवचन में 25 जगह पर घूम के आ जाते हैं। 25 जगह मतलब 25 पंडितों के प्रवचनों पर जजमेंट होके आते हैं। एक साथ में ही, है ना। 5 मिनट यहाँ पर रहे, अभी जैसे अपने साथ 4 कक्षाएं चल रही हो ना, तो कई महापुरुष ऐसे भी होंगे कि सारी कक्षाओं का वो करे आते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब बाकायदा भ्रमण करके आ जाते हैं, टहल के आ जाते हैं सब चैनलों पर। हाँ जरा इस पंडित को भी सुन ले, ये क्या बोल रहा है, चलो दूसरों को भी सुन लेने का सुन लेते, और सब जगह जय जैन जय जैन जय जैन। अभी मान के चलो यहाँ पे 4 कक्षाएं चल रही हो और आप में से एक आदमी उठे और 5 मिनट यहाँ खड़ा हो गया, जय जैन पंडित जी, जय जैन पंडित जी, और फिर अंदर जाके बोले जय जैन पंडित जी, जय जैन पंडित जी, और ऊपर भी जाकर पर यही करे, कहीं और जाकर भी यही करे, तो बोलो आप उसकी कितनी इज्जत दोगे। ये फॉलोअर्स की स्थिति है। अब इनको देखकर आप ये कहने लगो मेरे इतने व्यू हो गए, मेरे इतने लाइक हो गए, मेरे इतने हो गए, अरे कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब ऐसी स्थिति, तब ये फेसबुक वगैरह नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं थे, लेकिन फॉलोअर्स की समस्या तब भी थी। अब वो यहां पर बोल रहे हैं अनुयायी कभी साथ नहीं देते, इनका काम तो अनुसरण करना है। एक मुद्दे की बात बोलता हूं मैं, वो मैं अपने आप से भी बोलता हूं और फिर दूसरों से भी बोल देता हूं। वो ये है, आपकी प्रशंसा करने वाले आपकी प्रशंसा करते हुए आपसे बेहतर की तलाश करते रहते हैं। समझ में आया ना। वो आपकी तारीफ करते रहेंगे, लेकिन उसी बीच में खोजते रहेंगे कि हमें कोई आपसे अच्छा मिल जाए, हमें कोई आपसे अच्छा मिल जाए। इसलिए आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, इन चीज़ों में बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर कोई क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है, आप किसी मान्यता से समझ चुके हैं कि ये वास्तविकता क्या है, तो फिर फॉलोअर्स की चिंता मत करो। अब देखो, जो जो चुनौतियां आ सकती थी या आई थी, और जो हम और आपके जीवन में भी आती हैं, क्योंकि इसीलिए तो हम रिलेट कर पा रहे हैं ना। जो मैंने तीसरा पॉइंट यहां पर बोला, मैं जल्दी जल्दी बाकी के 3-4 पॉइंट और बोल देता हूं ताकि मैं कल नहीं बोलूंगा ये। पहला कौन सा था? दूसरा रोचक कथानक, तीसरा जीवंत पात्र, चौथा है परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण। क्या है? परिस्थितियों का। अब यहां जो परिस्थिति जिस तरह से प्रस्तुत की गई ना, लगती है कि हाँ रियलिस्टिक वे में लिखी गई हैं, वास्तविक ऐसी हुई होंगी, जरूर हुई हैं ऐसी, ये कोई नहीं है पक्का, लेकिन पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी ही कुछ होंगी। आपको एकदम गप नहीं लगेगी वो बात। क्यों? क्योंकि हाँ लगेगा, हाँ ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, कोई बड़ी बात। और ये अकेले इस आजकल की कहानी, आज के पात्र की कहानी के संबंध में ऐसा नहीं लिखा। आप जब भरत के जीवन के बारे में पढ़ते हो तो भी रियलिस्टिक लगता है, पौराणिक कथानकों में भी ऐसा ही लगता है, बहुत रियलिस्टिक चित्रण है। ये है परिस्थितियों का यथार्थपूर्ण चित्रण। अगला पॉइंट है
वो गुण भी इस कृति में आपको दिखता है। संक्षिप्त और सरल, कितनी शॉर्ट है और कितनी सरल है। और इसमें माल सबको लगभग अपने अपने हिसाब से मिल जाता है। 14 साल का लड़का पढ़े इसको, चाहे 64 साल का व्यक्ति पढ़े, लेकिन दोनों व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को लगेगा हाँ इसमें कुछ तो बात मेरे लिए है। अब जैसे मैंने 16-17 साल में ये पढ़ी होगी और अब लगभग 37 साल में इसको पढ़ी, मुझे अभी भी इसमें कुछ नयापन दिखा। और सही बता रहा हूँ, इसके पहले बीच बीच में से याद कर लेते थे, मोटा मोटा याद रह जाता है हमको। अब वर्ड टू वर्ड तो चीजें याद रहेंगी नहीं, तो उसे याद तो कर लेते थे, लेकिन जब कुछ पॉइंट्स को देखते हैं तो लगता है कि हाँ इसमें जो इस पर्टिकुलर बात को उठाया या पर्टिकुलरली यही बात कही गई, इसका कितना गहरा मर्म है। कहने को और भी दूसरी बातें कही जा सकती थी, दूसरे मर्म रखे जा सकते थे, लेकिन यही क्यों रखा, तो इसके पीछे गहराई है इसमें, है ना। अगला पॉइंट, भावनात्मक स्पर्श, अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे इमोशनल टच। विदाउट इमोशनल टच कोई स्टोरी, दुनिया की कोई भी कैसी भी कथा कहानी आपके लिए कोई प्रभाव पैदा नहीं कर सकती, आप जब तक आप उससे इमोशनली रिलेट नहीं करोगे। भावनात्मकता, भाव प्रधानता इतनी जरूरी होती है। और आपको पता ही होगा ये 4 निक्षेप होते हैं ना, नाम, स्थापना, द्रव्य, इन तीनों निक्षेपों की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब बात भाव निक्षेप तक पहुंचे। द्रव्य श्रुत ज्ञान तब कार्यकारी माना जाता है जब व्यक्ति भाव श्रुत ज्ञान तक पहुंचे। भाव श्रुत ज्ञान साध्य है, द्रव्य श्रुत ज्ञान क्या है, साधन है। साधन तभी कहने में आता है जब साध्य की प्राप्ति हो। भाव श्रुत ज्ञान नहीं होगा ना तो द्रव्य श्रुत को भी श्रुत संज्ञा ना मिल पाए। समझ में आया ना। ऐसी ये भाव प्रवणता, आप यदि जैसे लाइन बोलते हैं ना, तुलसीदास जी की किसकी लाइन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये क्या बोलते हैं, सब कुछ भावना पर निर्भर करता है। वही प्रतिमा हो, वही दृश्य हो, लेकिन उसका कमाल किस बात में है, भीतर की भावना, इमोशनल टच। ऐसे हम जो लिख रहे हैं ये वाकई में किसी के अंदर भावनात्मक आंदोलन खड़ा हो पाएगा कि नहीं, इस बात से इमोशनली वो इस चीज से रिलेट कर पाएगा या नहीं। ऐसा कहते हैं, एक उर्दू के शायर की पंक्ति है, शौक ए दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। समझ में तो नहीं आ रहा। शौक ए दीदार अगर है, दीदार यानी होता है देखने का शौक है, तो कैसे देखो, नजर, यदि नजर नहीं होगा तो देखने का शौक बेमतलब का है, बेबुनियाद है। यदि कुछ चीज देख, जैसे कि कैमरामैन जो होते हैं उसी स्थान पर बहुत सुंदर सा चित्र खींचकर सामने रख देते हैं और हमें लगता है हमें तो ये चीज दिखी नहीं थी, हमें दिखाई नहीं रही थी, है ना। ये रील वील बनाने वाले लोग होते हैं ना, आपके लिए रील बना कर देंगे, कोई स्विट्जरलैंड की, कोई कहीं की, तो जब हम वहां जाके देखते हैं यार ऐसी हमने रील में देखा था, ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है? कोई बुर्ज खलीफा को अलग अलग एंगल से शूट करेगा तो हमें लगेगा ऐसा तो हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सब काय का कमाल होता है। आप जो कैमरे में दिखाते हो ना छोटे से फोटो में, वो क्या दिखाते हो, आप अपना नजरिया दिखाते हो, नजर दिखाते हो। तो ऐसे ही ये नजर कहाँ से तय होगी, आपकी भावनाएं उस दृश्य को, उस लिखे हुए को खूबसूरत बनाएंगी। अब इस परिवर्तन कहानी से कोई व्यक्ति रिलेट नहीं कर सकता जब तक उसने गुरुदेव के बारे में सुना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, थोड़ा बहुत, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, आप नकारात्मक ही क्यों ना सुना हो, लेकिन आपने कांजी स्वामी के बारे में सुना होगा तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। लेकिन सुना ही ना हो तो पता नहीं चलेगा किसकी बात है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ समझ में तो आएगा, लेकिन आप गहराई से रिलेट नहीं कर पाओगे। जब आप और जानते जाओगे तो आप उससे रिलेट और ज्यादा कर पाओगे। और एक पॉइंट और इसमें आप लिख लीजिए, फिर अभी अपन चर्चा यहीं पूरी करेंगे। 2 पॉइंट आप कह सकते हो। एक होता है संगति। संगति का मतलब होता है जो घटने का सिलसिलेवार आप वर्णन कर रहे हैं उनमें आपस में संगति होना चाहिए, कोई बात कहीं कोई बात कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिरी में उसको पूरी तरह से कंक्लूड करके आपने कौन सा संदेश लोगों तक पहुंचाया है, ये उसका अंतिम बिंदु है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आप इस कहानी का अथवा इसकी और दूसरी कहानियों का भी मूल्यांकन करोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह से अपन ने अभी ये बात की, और बात अगली कहानी पर और दूसरी कुछ बातें, ज़रूरी बातें आगे कल करते हैं।